दोस्तों, आज स्टोरीज बाय इंडियन दीवा में मैं लेके आई हूँ आपके लिए राजस्थान की सबसे मनमोहक लोक कथा ढोला मारू। रेगिस्तान की सुनहरी रेत, वीर प्रेमियों का अटूट समर्पण और सच्चे प्रेम की शक्ति से जन्मी ये कहानी राजा ढोला और राजकुमारी मारू के अमर प्रेम की गाथा है। इस कथा की लोकप्रियता का अंदाज इसी बात से लगाया जा सकता है कि 8वीं सदी की यह घटना का नायक ढोला राजस्थान में आज भी एक प्रेमी की नायक के रूप में स्मरण किया जाता है और प्रत्येक पति पत्नी की सुंदर जोड़ी को ढोला मारू की उपमा दी जाती है। यही नहीं, आज भी लोकगीतों में स्त्रियां अपने प्रीतम को ढोला के नाम से ही संबोधित करती हैं। ढोला शब्द मानो पति का पर्यायवाची बन चुका हो। राजस्थान की ग्रामीण स्त्रियां आज भी विभिन्न मौकों में ढोला मारू के गीत बड़े ही चाव से गाती हैं। बात 11वीं शताब्दी की है। उस समय आज के बीकानेर को जांगर प्रदेश कहा जाता था। उस इस इलाके का जीवन बेहद कठिन था। यहाँ हर तीसरे साल काल और 8वें साल भयानक अकाल पड़ता था। पानी, अनाज, पशु सभी संकट में पड़ जाते थे। ऐसे समय में लोग अपने परिवार, पशुओं को साथ लेकर किसी सुरक्षित प्रदेश की ओर निकल पड़ते थे। इसी तरह एक बार यहाँ ऐसा ही भयंकर अकाल पड़ा। जांगर प्रदेश के पिंगल ठिकाने के राजा राजा पिंगल अपनी पत्नी, परिवार और पशुओं के साथ अपने मित्र नरवरगढ़ के राजा राजा नल के पास पहुंचे। राजा पिंगल की एक 1.5 साल की सुंदर कन्या भी थी, जिसे मारवाड़ी नाम से बुलाया जाता था और प्यार से उसे सब मारू कहते थे। राजा नल ने अपने मित्र का बड़े ही सम्मान से स्वागत किया। दोनों राजाओं ने कई दिन साथ बिताए। आपसी प्रेम, दोस्ती और अपनापन जैसे उनके मन में बस गया था। कुछ दिनों बाद जब पिंगल राज में वर्षा हुई तो दूत संदेश ले आया और राजा पिंगल ने वापस लौटने की तैयारियां शुरू की। विदाई का क्षण दोनों के लिए कठिन था। राजा नल के मन में एक अजीब सी उदासी ने घिर गई। तभी उनकी नज़र आंगन में खेल रही छोटी सी प्यारी सी मारू पर पड़ी, जो नल राजा के 3 साल के पुत्र शल्य कुमार, जिसे प्यार से ढोला कहते थे, के साथ खेल रही थी। दोनों की खिलखिलाहट पूरे महल में गूंज रही थी। मारू की मासूम सुंदरता और दोनों बच्चों की सुंदर जोड़ी को देख राजा नल के मन में एक विचार आया और उन्होंने मित्रता के स्नेह में डूबकर राजा पिंगल को एक प्रस्ताव दे दिया। क्यों ना हम अपनी इस मित्रता को रिश्तेदारी में बदल दें? ढोला और मारू का विवाह करा दिया जाए। राजा पिंगल इस प्रस्ताव को सुनकर बहुत प्रसन्न हुए। दोस्ती अब रिश्ते के पवित्र बंधन में बदलने जा रही थी। फिर पूरे नरवरगढ़ में ढोल नगाड़ों की गूंज के साथ 3 साल के ढोला और 1.5 साल की मारू का भव्य विवाह संपन्न हुआ। कहा जाता है शाही बोझ कई कई दिनों तक चला। यह विवाह उस समय का पूरे प्रदेश का सबसे बड़ा उत्सव बन गया था। लेकिन क्योंकि दोनों बहुत छोटे थे, यह एक बाल विवाह था जो सिर्फ संस्कार के रूप में हुआ था। राजा पिंगल यह सोचकर कि जब ढोला बड़ा होगा तो स्वयं मारू को लेने आ जाएगा, अपनी बेटी के साथ अपने राज्य वापस लौट गए। इस प्रथा को जब दूल्हा अपनी दुल्हन की विदाई कराने आता है, उसे राजस्थान में मुकलावा देना कहते हैं। दिन निकलते गए, समय आगे बढ़ता गया और छोटे छोटे ढोला और मारू जवान हो गए। मारू अब अपने क्षेत्र की सबसे खूबसूरत युवती के रूप में पहचानी जाने लगी। उसे अपने बचपन की विवाह की याद थी। वो हर दिन बस इसी इंतज़ार में रहती कि कब उसका ढोला आएगा और उसे अपने साथ अपने महल नरवर ले जाएगा। उधर ढोला भी एक खूबसूरत गबरू जवान, सभी के दिलों का राजकुमार, न जाने कितनी राजकुमारियों के सपनों का राजा बन बैठा। ढोला समय के साथ सब कुछ भूल चुका था। उसे याद ही नहीं था कि उसका विवाह हो चुका है। ढोला के पिता राजा नल का देहांत हो चुका था और किसी ने कभी ढोला को याद ही नहीं दिलाया कि उसका विवाह हो चुका है। एक तरफ मारू अपने ढोला के इंतजार में विरह की अग्नि में जल रही थी, तो वहीं ढोला इस अज्ञानता में मालवा की राजकुमारी मालवड़ी से विवाह कर बैठा।
विवाह के बाद ढोला अपने राजकाज की जिम्मेदारियों में व्यस्त हो गया। नई रानी मालवड़ी और ढोला दोनों खुशी खुशी अपने जीवन में मग्न हो गए। उधर ढोला की याद में मारू दिन ब दिन उदास रहने लगी। एक दिन उदास मारू अपने कमरे में दुखी बैठी थी कि तभी उसकी माँ की नजरें बेटी के लुढ़कते आंसुओं और व्याकुल चेहरे पर पड़ी। बेटी की यह हालत देख माँ का दिल टूट गया। बेबस माँ मारू की पीड़ा लिए राजा पिंगल के पास गई और उन्हें अपनी बेटी की व्यथा बताई। मारू की यह हालत जानकर राजा पिंगल समझ गए कि अब समय आ गया है कि बेटी को उसके ससुराल भेजा जाए। उन्होंने अपने दूत को बुलाया और आदेश दिया कि नरवरगढ़ के राजा ढोला को मारू का मुकालवा यानी विदा करा के ले जाने का संदेश दे। राजा पिंगल का दूत संदेश लेके नरवरगढ़ पहुंचा, लेकिन वहां जाके उसे पता चला कि राजा ढोला नरवरगढ़ में है ही नहीं। वो किसी राजसी काज में दूसरे राज गया था। मजबूरी में दूत संदेश वही छोड़कर लौट जाता है। दुर्भाग्य से ये संदेश ढोला की दूसरी पत्नी मालवाड़ी के हाथ लग गया। जब मालवड़ी वो संदेश पढ़ती है तो मानो उसके पैरों के तले की जमीन खिसक गई हो। उसे यह जानकर गहरा आघात लगता है कि जिसे वो आज तक अपना समझती थी, वो पहले ही किसी और का हो चुका था। मालवाड़ी को अब ढोला और मारू के बचपन में हुए विवाह की पूरी बात पता चल चुकी थी। आहत, क्रोध और सौतिया डाह से भरी रानी ने अपने खास दूत को बुलाया और उसे आदेश दिया कि ढोला की पहली रानी के बारे में पता किया जाए कि वो कौन है, वो कैसी दिखती है और उसमें कौन कौन सी खास खूबियां हैं। दूत रानी के आदेश को सुनकर मारू को देखने निकल पड़ता है। पिंगल पहुंच के जैसे ही उसकी नज़र मारू पे पड़ी, समय जैसे थम सा गया। उसकी आंखें बस वहीं ठहर गईं। इतनी मोहक खूबसूरती उसने कभी नहीं देखी थी। मारू की सादगी में भी एक अद्भुत शान और राजसी गरिमा झलक रही थी, जैसे चांदनी रात में खिलता कोई दुर्लभ फूल। उसकी मुस्कान में नाजुकता थी, उसके चाल में आत्मविश्वास और हर अदा में एक राजसी आभा, जिसे दूत मंत्रमुग्ध हुआ देखता ही रह गया। दूत जब वापस नरवरगढ़ आकर रानी मालवाणी को मारू की सुंदरता का बखान करता है तो रानी की आंखों में आक्रोश शंका की लपटें फैल जाती हैं। दूत ने बताया कि उसने आज तक इतनी निश्चल, इतनी मोहक और राजसी सुंदरता वाली कन्या नहीं देखी। मारू की विनम्रता और आकर्षण ऐसा था कि शायद पूरी दुनिया में कोई उसकी बराबरी नहीं कर सकता। मारू की खूबसूरती की बातें सुनते ही रानी मालवाड़ी के भीतर जलन और भय की आग भड़क उठी। उसके मन में डर बैठ गया कि अगर राजा ढोला को राजा पिंगल का संदेश मिल गया तो वो अपनी पहली रानी को महल में ले आएगा, और इसी डर से रानी मालवाड़ी के दिल में ढोला को हमेशा खो देने का डर बैठ गया। डर, चिंता और ईर्ष्या से क्रोधित रानी मालवाड़ी ने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि अगर कोई भी दूत पिंगल से कोई संदेश लेकर आए तो वो महल तक नहीं पहुंचना चाहिए। रानी मालवाड़ी के आदेश के अनुसार राजा पिंगल का जब भी कोई दूत संदेश लेकर आता तो रानी के सैनिक उसे नरवरगढ़ राजमहल पहुंचने से पहले ही खत्म कर देते। उधर पिंगल में राजकुमारी मारू ढोला के विरह में दिन ब दिन टूटती जा रही थी। उसने खाना पीना सब छोड़ दिया था। चिंता और पीड़ा की वजह से दिन ब दिन कमज़ोर होने लगी। उसके चेहरे की चमक खोने लगी। हमेशा हंसती खिलखिलाती मारू अब दुखी और उदास रहने लगी थी। अपनी पुत्री की यह दयनीय हालत देखकर राजा पिंगल का हृदय पिघल गया। उन्हें चिंता होने लगी। उन्हें विश्वास हो चला था कि कुछ तो गड़बड़ है। जब भी कोई दूत वो नरवरगढ़ भेजते तो वापस लौट के ही नहीं आता। इसका मतलब साफ था कि संदेश राजा ढोला तक पहुंच ही नहीं रहा था। उन्होंने एक नई तरकीब लगाई। उन्होंने पिंगल राज के एक चतुर और कुशल ढाडी गायक को दरबार में बुलाया और उसे सारी कथा सुनाई और विनती करते हुए कहा,
अब सिर्फ तुम ही हो जो नरवरगढ़ तक पहुंच सकते हो और यह संदेशा ढोला तक पहुंचा सकते हो। लाड़ी ने सिर झुकाकर वचन दिया, राजा साहब, यह संदेश मैं राजा ढोला तक हर हाल में पहुंचाऊंगा। यदि ना पहुंचा पाया तो लौट कर अपना मुंह भी नहीं दिखाऊंगा। नरवड़गढ़ के लिए निकलने से पहले मारू ने भी अपने हाथों से लिखा संदेश डाडी के हाथ में थमा दिया। उसने एक दोहों से लिखा संदेश भी डाडी को दिया और कहा कि इन दोहों को गा कर मेरे ढोला को सुनाना। ढाडी का रूप बदला गया। उसे एक गरीब भिखारी का वेश पहनाया गया। फटे कपड़े, धूल भरा चेहरा, हाथ में लकड़ी की छड़ी। उसके भीतर एक ही संकल्प जल रहा था कि उसे हर हाल में ढोला तक पहुंचना है, चाहे कितना ही बड़ा खतरा क्यों ना हो। जैसे ही रानी नरवरगढ़ की सीमा में पहुंचा, रानी मालवड़ी के सैनिकों ने उसे पकड़ लिया। लेकिन उसके फटे कपड़े, धूल से सना चेहरा और कंधे पर लटका एक पुराना ढोल देखकर वो धोखा खा गए। उन्हें लगा ये तो बस एक भिखारी गवैया है, और इसी गलतफहमी का फायदा उठाते हुए चतुर दाड़ी नगर में प्रवेश कर गया और बचते बचाते अंततः राजा ढोला के महल के बाहर पहुंच ही गया। महल के द्वार में बैठकर उसने मारू के दिए दोहे मल्हार राग में गाने शुरू किए। गहरी कंपन भरी आवाज दिल को छू लेने वाली थी। उसकी धुनें इतनी मधुर थी कि लोग अपने घरों से निकल निकल कर उसके चारों ओर जमा होने लगे। इन दर्द भरे स्वरों की गूंज धीरे धीरे महल की ऊंची दीवारों को पार करती हुई अंदर पहुंची और राजा ढोला के कानों में पड़ी। राजा ढोला तुरंत सैनिकों को आदेश देते हैं, ये कौन है जो इतना मधुर गा रहा है, उसे मेरे पास लेकर आओ। डाडी जब राजा के सामने पहुंचा तो उसने झुककर प्रणाम किया। ढोला ने पूछा, कौन हो तुम? डाडी ने शांत सुर में जवाब दिया, मैं पिंगल राज से आया हूँ महाराज। यह सुनते ही ढोला चौंक गया। उसने तुरंत पूछा कि वो नरवड़गढ़ क्यों आया है। तब डाडी ने ढोल की मंद थाप पर वही मल्हार छेड़ा और गाते गाते मारू का संदेश सुनाया। वो संदेश जिसकी हर पंक्ति विरह की आग से भी ज्यादा ज्वलनशील थी। डाडी ने उसे अब उसके बचपन के विवाह की याद दिलाई, मारू की हालत बताई और विनती की कि महाराज, दूसरों के कहने पर अपनी पत्नी को दिल से मत निकालिए। डाडी की मधुर आवाज ने ढोला को जैसे अतीत की गलियों में पहुंचा दिया। वो पल, वो संस्कार, वो बचपन की याद, जब ढोला और मारू एक दूसरे के संग विवाह बंधन में बंधे थे। ढोला के चेहरे पर भावों का सैलाब उमड़ पड़ा। उसने तुरंत आदेश दिया कि डाडी की कही बातों की सत्यता की जांच की जाए। और जब सच्चाई सामने आई कि हर बात बिल्कुल सही है, तो ढोला की आंखों में आंसू उमड़ पड़े। भावुक होकर उसने उसी क्षण पिंगल राज में संदेश भेजा कि मैं जल्द ही अपने मारू को लेने आ रहा हूँ। और जैसे ही ये खबर मारू तक पहुंची, उसके सूने चेहरे में जैसे रोशनी लौट आई। उसकी आंखों में चमक वापस लौट आई। उसका फीका पड़ा चेहरा फिर से खिल उठा। वो खुशी से झूम उठी क्योंकि उसका ढोला आखिरकार उसे लेने आ रहा था। जब ढोला की रानी मालवाड़ी को ये पता चलता है कि राजा पिंगल का संदेश ढोला तक पहुंच चुका है, तो उस पर जैसे दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। उसके भीतर भय, ईर्ष्या और असुरक्षा घर कर गई। हर बार जब ढोला पिंगल राज जाने की तैयारी करता, मालवाड़ी कोई ना कोई बहाना बनाकर उसे रोक लेती। लेकिन अब ढोला संकल्प कर चुका था। मारू के बारे में सच जान लेने के बाद उसके मन में सिर्फ एक ही बेचैनी थी, मारू से मिलने की। वो अब किसी की बात सुनने को तैयार नहीं था। रानी मालवड़ी की मनुहार भी उसे रोक न सके। और कुछ ही समय में ढोला अपनी पहली रानी मारू को लेने पिंगल राज की ओर निकल पड़ा। जैसे ही ढोला पिंगल पहुंचा, पूरे नगर में उल्लास की लहर दौड़ गई। ढोल नगाड़ों की गूंज के साथ उसका भव्य शाही स्वागत किया गया।
नगल को फूलों और ध्वजाओं से सजा दिया गया। महल पहुंचकर ढोला ने अपने सास ससुर से सम्मानपूर्वक भेंट की, लेकिन उसकी बेचैन नजरें लगातार सिर्फ एक चेहरे को खोज रही थी, और वो था मारू का। उधर ढोला के आगमन की खबर पाते ही मारू की खुशी का ठिकाना न था। दिन रात वो यही सोचती रहती, कभी मुस्कुराती, कभी खुद से बात करती, मानो सपनों की दुनिया में खो गई हो। ढोला के स्वागत के लिए मारू को दुल्हन की तरह सजाया गया। जब वो सजी धजी ढोला के सामने आई, तो ढोला की आंखें बस खुली की खुली रह गई। वो मानो स्वर्ग से उतरी कोई अप्सरा हो। उसकी सुंदरता, उसकी गरिमा, ढोला उसे निहारता ही रह गया। मारू भी अपने ढोला को देखकर भाव विभोर हो उठी। ढोला का राजसी ठाठ, उसका गर्वीला मुखमंडल, सब कुछ देखकर मारू खुशी से झूम उठी। वर्षों का इंतजार अब एक पल में जैसे साकार हो गया। कुछ दिन ढोला मारू के साथ पिंगल राज में ही रहा। उसने मारू के साथ खूब सुंदर पल बिताए। फिर वो समय आया जब दोनों को अपने राज्य नरवरगढ़ लौटना था। राजा पिंगल ने अपनी बेटी और दामाद की भव्य विदाई की तैयारियां कराई। उन्होंने ढोला के साथ उस चतुर डाडी को भी भेजा जिसने इस बिछड़े प्रेम को मिलाने में सबसे बड़ी भूमिका निभाई थी। लेकिन जैसा कि कहा जाता है ना, सच्चा प्रेम कभी भी आसानी से नहीं मिलता। ढोला मारू की प्रेम कहानी को भी अभी कई कई परीक्षाएं देनी थी। जब ढोला और मारू पिंगल राज से विदा लेकर अपने शाही कारवां के साथ आगे बढ़े, तो राजस्थान के बीहड़ उनके सामने फैलते चले गए। राजस्थान की खामोशी में सिर्फ ऊँटों की चाल और घोड़ों की टापों की आवाज़ सुनाई दे रही थी। लेकिन इसी खामोशी में आगे उनके लिए एक भयानक साजिश इंतज़ार कर रही थी। एक ऐसा षड्यंत्र जिसे उमर सुमरा नाम के बेहद धनी व्यापारी ने बड़ी ही चालाकी और क्रूर बुद्धि से रचा था। दरअसल उमर सुमरा मारू की अपूर्व सुंदरता पर आसक्त था। वो किसी भी कीमत पर मारू को पाना चाहता था। उसके लिए वो ढोला को मार डालने और मारू को बलपूर्वक अपने साथ ले जाने की साजिश रच चुका था। शांत रेगिस्तान की खामोशी के पीछे मौत की साजिशें सांस ले रही थी। उमर सुमरा ने रास्ते में एक भव्य महफिल सजा रखी थी। रंग बिरंगे दीपक, नृत्य करती अप्सराएं और संगीत की मधुर लहरियां, सब कुछ ढोला को मोहित करने के लिए रचा गया था। सत्कार की आड़ में उसने ढोला को जहर मिले आसव की मनुहार की। ढोला को जरा भी आभास नहीं था कि जिस आसव से उसका स्वागत किया जा रहा है, उसमें मौत छिपी है। जैसे ही ढोला आसव लेने के लिए हाथ आगे बढ़ाता है, उसी क्षण चतुर ढोली की आवाज गूंज उठती है। वो जोर जोर से गाने लगता है। उसके दोहे सिर्फ गीत नहीं थे, बल्कि चेतावनी थी। अपने स्वर और संगीत से वो ढोला को सावधान करना चाहता है और उमर सुमरा के षड्यंत्र को उजागर कर देता है। ढोली का गीत सुनते ही मारू सब कुछ समझ जाती है। वो एक पल भी गवाए बिना अपने ऊंट को दौड़ाने के लिए तैयार करती है। ऊंची आवाज में ढोला को पुकारती है। ढोला मारू की आवाज सुनकर दौड़कर अपने ऊंट तक पहुंचता है और दोनों नरवरगढ़ की दिशा दिशा में ऊंट दौड़ा देते हैं। ढोला और मारू को भागते देख उमर सुमरा और उसके आदमी उसके पीछे दौड़ते हैं। लेकिन ऊंट सवारी में पारंगत मारू रेगिस्तान की बेटी थी। कुछ ही पलों में दोनों उसकी पहुंच से दूर निकल जाते हैं, और उधर धोखे और हार के साथ उमर सुमरा सिर्फ हाथ मलता रह जाता है। यही यदि उस निर्णायक क्षण में मारू ने समझदारी से काम ना लिया होता, तो शायद ढोला जीवन से हाथ धो बैठता। अपनी सूझबूझ, साहस और चतुराई से मारू ने ढोला की प्राण रक्षा की। लेकिन उनके प्रेम की परीक्षा अभी भी खत्म नहीं हुई थी। भाग्य ने आगे एक और कठिन इम्तिहान जो रखा था। आगे बढ़ते हुए जब ढोला और मारू एक वृक्ष की छाया में कुछ पल विश्राम करने के लिए बैठे, तभी एक विषैले सर्प ने मारू को डस लिया।
कुछ ही क्षणों में जहर उसके शरीर में फैलने लगा। मारू की आंखें बुझने लगी और वह ढोला की बाहों में अचेत होकर गिर पड़ी। उस पल ढोला की दुनिया जैसे टूट कर बिखर गई। जिस मारू को पाने के लिए उसने विरह, वियोग और संघर्ष सहा था, वही मारू अब उसकी गोद में निशब्द पड़ी थी। भरे हुए हृदय से और कांपते हाथों से ढोला ने मारू की चिता सजाई। उसने ठान लिया था, जिस जीवन में मारू नहीं, वो जीवन उसे स्वीकार नहीं। वो अग्नि में प्रवेश करने ही वाला था कि तभी आकाश से एक दिव्य प्रकाश अवतरित हुआ। योगी और योगिनी के वेश में भगवान शिव और माता पार्वती प्रकट हुए। उन्होंने ढोला के निस्वार्थ, अटूट और तपस्वी प्रेम को देखा। वो प्रेम जो मृत्यु से भी नहीं डरा। करुणा से भरे भगवान शिव ने अपने आशीर्वाद से मारू को जीवन दान दिया। जिस क्षण मारू ने आंखें खोली, मृत्यु पर प्रेम की विजय हो चुकी थी। उस दिन सिद्ध हो गया, सच्चा प्रेम जब श्रद्धा बन जाए तो स्वयं देवता भी उसके आगे झुक जाते हैं। ढोला और मारू का प्रेम मृत्यु को भी पराजित कर चुका था। मृत्यु के साए से निकलकर दोनों नरवरगढ़ की ओर बढ़ते हैं। जैसे ही उनका शाही कारवां नगर की सीमाओं में प्रवेश करता है, पूरा नगर स्वागत की तैयारियों में डूब जाता है। नगर वासियों ने अपनी नई रानी के आगमन में नरवर को उत्साह में बदल दिया था। हर ओर ढोल नगाड़ों की गूंज थी, नृत्य हो रहे थे, उल्लास मानो हवा में तैर रहा था। उधर ढोला की दूसरी रानी मालवाणी, उसे भी अपने किए पे पछतावा हो रहा था। जब उसे ज्ञात हुआ कि किस तरह मारू ने अपने प्राणों की बाजी लगाकर ढोला की जान बचाई, तो उसका हृदय परिवर्तन हो गया। वो सम्मान और विनय के साथ मारू के चरणों में नतमस्तक हुई। खुले हृदय से उसने ढोला और मारू के पवित्र प्रेम को स्वीकार किया और पूरे आदर के साथ रानी मारू का महल में स्वागत किया। इस प्रकार सभी के मन की गांठें खुलती चली गई और ढोला अपनी दोनों रानियों के साथ शांति, सम्मान और प्रेम के साथ नरवरगढ़ पर सुखपूर्वक राज करने लगा। आगे चलकर ढोला के वंश में लक्ष्मण, भानु और परम प्रतापी वज्रदामा हुए। कहा जाता है इसी वंश से स्वर्गीय भैरव सिंह जी शेखावत भारत के उपराष्ट्रपति बने और श्रीमती प्रतिभा पाटिल जी राष्ट्रपति बनी। तो ये थी ढोला मारू के उस अमर प्रेम की कहानी, जिसके गीत आज भी राजस्थान की रेतों में गूंजते हैं, जिसके सुर आज भी लोक कंठों में जीवित हैं। आज भी जब कहीं कोई सुंदर और अनुरागी प्रेमी जोड़ा दिखाई देता है, तो लोग उसे स्नेह से ढोला मारू कहकर पुकारते हैं, क्योंकि ढोला मारू अब सिर्फ दो नाम नहीं, बल्कि सच्चे प्रेम, साहस और समर्पण की पहचान है।